हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी टाइम बाद मेरी आज ऑनलाइन क्लास हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसमें ऐड होने में आसानी हो रही होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास एक हैंड रेस का ऑप्शन है, उस हैंड रेस पर आप क्लिक करेंगे। मैं इधर से यस करूँगा तो मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ और आपकी जो भी क्वेरीज़ है उसको आसानी से बता दूँगा। वन बाय वन करके आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं मुझसे कुछ भी पूछने के लिए। क्लियर है? तो आप सभी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहला इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने टाइप्स के हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझना है यहाँ पर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, दो टॉपिक ये हो गए। और इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स। आपके घरों में भी जो बिजली आ रही है, जिस इलेक्ट्रिसिटी की तुम बात करते हो, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। आज की डेट में रेलवे सिस्टम जो है, मेट्रो सिस्टम जो है, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड आवर होम्स फॉर लाइटनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, ऑपरेटिंग फैंस, हीटिंग पर्पसेस में बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है। इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। इंडस्ट्रीज में मशीन्स को रन कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में बोला गया कि पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का भी यूज़ होता है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में भी इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, और एक कॉमन यूजेस है, इसमें कोई भी ऐसे सिचुएशन नहीं है जहाँ पर भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का एक वाइडली यूज़ होता है। द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कहता है, ये इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इन फैक्ट बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी मीनिंग एम्बर। इसका मीनिंग क्या निकला हुआ है, एम्बर है। लिटिल प्रोग्रेस, धीरे धीरे करके जब आगे प्रोग्रेस होती चली गई, तो इन दिस फील्ड, इस फील्ड में हम लोगों ने क्या देखा, 16th सेंचुरी एडी में जाके सर विलियम गिलबर्ट, 1540 और 1603, ये इनका बर्थ और डेथ लिखा होता है। फाउंड दैट अदर सब्सटेंसेस बिसाइड एम्बर कुड बी ऑल्सो इलेक्ट्रीफाइड। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क, उन्होंने कहा कि जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हो, तो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करने पर आपको उसके अंदर कुछ चार्ज पैदा होता हुआ दिखाई देता है, यानी उसके अंदर कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज आप देख पाते हैं कि वो चार्ज कितना है। उसके बाद क्या है, चार्ल्स फ्रांसिस ड्यूफे 1698-1739 ऑफ फ्रांस फाउंड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इन्होंने आगे चलकर उस इलेक्ट्रिसिटी को दो डिफरेंट काइंड्स के अंदर बांटा हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कहां से निकाला गया है, उसका जो इलेक्ट्रॉन से मतलब लिया गया है, जिसको आप एम्बर के नाम से भी जानते हैं। और फिर हमारे जो चार्ल्स फ्रांसिस ड्यूफे हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में बांटा हुआ है। वो क्या है, उसके को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे कहते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706-1790 गेव द नेम ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी को बताया गया है, जिसमें कहा गया है टू द चार्ज ऑन ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन एबोनाइट रोड रब्ड विद फर। यदि किसी फर से अगर आप एबोनाइट रोड को रब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके रब करने पर उसके अंदर एक चार्ज पैदा हो जाता है। जो चार्ज पैदा होता है वो चार्ज नेगेटिव कहलाता है, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेगेटिव है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी को बताने के लिए बोला गया कि जो ग्लास रॉड है, यदि आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करने पर उसके अंदर जो चार्ज पैदा होता है वही पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बताने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन।
कहता है इफ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल एक और दे रहा है, यदि हम किसी प्लास्टिक के कंगे को नियर सम वेरी टाइनी पीसीज ऑफ पेपर, यदि उसको छोटे छोटे पीसीज के पास लेके जाते हैं, पेपर के पीसीज के पास लेके जाते हैं, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम, तो उस कॉम के अंदर कोई ऐसा चार्ज पैदा नहीं होता कि वो उन छोटे छोटे टाइनी पीसीज को अट्रैक्ट कर सके। इफ हाउएवर, यदि आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पहले उस कॉम को रब करिए अपने ड्राई हेयर से। जब आप अपने कॉम को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो रब करने के बाद उसके अंदर एक चार्ज पैदा हो जाता है और उस चार्ज की वजह से वो कॉम छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो वी फाइंड दैट, इससे ये साफ पता चला कि कॉम नाउ अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसके अंदर एक चार्ज पैदा हो गया। अब चार्ज की वजह से वो कॉम उन छोटे से पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। कहता है दीज ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला, इससे ये कहा गया है कि बाई सेइंग दैट इनिशियली द कॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पहले केस में तो आपने देखा कि यहां पर उसने इसको अट्रैक्ट नहीं किया, नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम, लेकिन जब हमने उसको ड्राई हेयर से, यहां पर आप देख रहे हैं कि ड्राई हेयर से रब करा, तो रब करने के बाद उसके अंदर एक चार्ज पैदा हो गया। तो पहली पोजीशन में वो कॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, और बाद में रब करने के बाद उसने टाइनी पीसीस पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। दूसरे केस में लिखा हुआ है कि व्हेन द रब इज विद ड्राई हेयर, जब आपने कॉम को ड्राई हेयर से रब किया, देन इट्स गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, तब उसके अंदर एक चार्ज पैदा हुआ, तब उसके अंदर एक चार्ज पैदा हुआ जिसकी वजह से उस चार्ज से उसके अंदर एक फोर्स भी पैदा हो जाती है, और उस फोर्स की वजह से ही वो कॉम पीसीज ऑफ पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हुआ शो हो रहा है। तो इससे आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि आप लोगों ने देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिविटी को समझाया बताने के बाद, और उसके बाद एक एग्जांपल लिया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्लास्टिक कॉम का दिया, और प्लास्टिक कॉम के अंदर पहले कोई चार्ज नहीं था, बाद में ड्राई हेयर से रब करने के बाद उसके अंदर एक चार्ज पैदा हुआ, एक चार्ज पैदा होने की वजह से उसने एक फोर्स लगाई, और वो फोर्स किसके ऊपर लग रही है, टाइनी पीसीज ऑफ पेपर के ऊपर एक फोर्स लग रही है। क्लियर हो गई यहां तक की बात, आगे मूव करते हैं। अब बात यहां पर आती है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने टाइप के हैं आपके पास, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साफ कर दिया, एक आप पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, जिस तरीके से आपको दिखा रखा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन ऐसा माना गया है कि द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा कि जब ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब किया जाता है तो उसके अंदर बाय कन्वेंशनली पॉजिटिवली चार्ज पैदा होता है, एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रोड, और अगर आप एबोनाइट रोड को लेंगे और उसको वूलन क्लोथ से या किसी फर से रब करेंगे तो उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पैदा होता है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को बताया। बाय कन्वेंशन ऐसा बोला गया है कि सिल्क क्लोथ से रब करने के बाद चार्ज जो है वो एक्वायर्ड होता है पॉजिटिव, और वूलन क्लोथ से रब करने के बाद एबोनाइट रोड को जो चार्ज एक्वायर्ड होता है उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे आप यहां पर भी देख रहे हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन करना। यहां पर दोनों ही सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, जब दोनों ही चार्ज आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो करीब आने के बाद दोनों ही चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली आप दूसरे केस में यहां पर लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो चार्जेस दो तरीके के हो गए, और अपोजिट और सिमिलर, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस हमेशा रिपल करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, सभी लोग एक्टिव हैं यहां पर अभी तक? हाँ, उम्मीद है कि सभी लोग एक्टिव हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, आवाज क्लियर है? ओके, चलिए मूव करते हैं आगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी के भी अंदर ना तो चार्ज कुछ क्रिएट होता है ना ही चार्ज डिस्ट्रॉयड होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट टू पॉइंट यहां पर लिखा गया है, इसको समझना जरूरी है। दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, इसका क्या मतलब है, यानी टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, जब आप कितने भी चार्जेस को मिलाते हो तो उसका जो टोटल चार्जेस होता है वो एडिटिव हो जाता है, यानी टोटल चार्जेस भी कंजर्व हो जाता है। और टोटल चार्जेस क्या है, टोटल चार्जेस इंडिविजुअल चार्जेस का एक एल्जेब्रिक सम होता है। इंडिविजुअल चार्जेस, किसी के अंदर चार्ज
9 कूलाम है, किसी के अंदर चार्ज 10 कूलाम है, किसी के अंदर चार्ज 12 कूलाम है। अगर मैं इन सबका सम कर दूं तो सम करने के बाद जो भी टोटल चार्जेस आएगा वही एल्जेब्रिक सम कहलाता है। उसी इलेक्ट्रिक चार्ज को आप एडिटिव के नाम से भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का क्या मतलब है? एंड द क्वांटम ऑफ चार्ज। इसका मतलब हो गया कि मिनिमम चार्ज विच इज कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, यानी किसी भी चीज को रन करने के लिए उसके अंदर एक मिनिमम चार्ज का होना बहुत जरूरी है, इज इक्वल टू दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और वो मिनिमम चार्ज क्या है? वो उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब यहां पर जो मैंने क्यू बनाया है इसी को बोला जाता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी उसके अंदर कितना चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसी को यहां पर मैं लिख सकता हूं क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिपेंड किस पे करता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि E बराबर हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है तो n का मतलब क्या है? ये n जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर n की वैल्यू, इस n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता चल जाएगा कितना चार्ज, यानी चार्ज की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। इसका इस्तेमाल आप लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे। क्लियर हो गया अभी तक? मूव करते हैं आगे। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैं इस चार्ज की बात करूं, जिस चार्ज की मेरी कहानी चल रही है, उसकी SI यूनिट को कूलाम्ब बोलते हैं। डिनोट करने का तरीका कैपिटल C से होता है। इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बोला गया है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम। इस कूलाम के अगर मैं बात करूं तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इक्विवेलेंट होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू किस तरीके से शो हुई है। जब मैं आगे एक न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वहां पर ये वैल्यू आपको समझ में आएगी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चार्ज कूलाम का कैसे पॉसिबल है। तो कूलाम इज वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो बड़ी यूनिट बताई गई है वो हमारे पास कूलाम है। तो कूलाम हमारी एक ऐसी यूनिट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट बनाई गई है। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालने का बिल्कुल साधारण सा फॉर्मूला हो गया N इंटू E। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में सॉल्व होगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज साफ लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर हो गया? और चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होते, चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। यहां पर ये साफ करा गया है, चार्ज कंजर्व होते हैं। एडिटिव का मतलब है कि टोटल चार्ज जो होता है वो इंडिविजुअल चार्ज का एल्जेब्रिक सम कहलाता है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट। आगे मूव करते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। आपने इनके बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा कि कंडक्टर्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकें, जिसके अंदर करंट फ्लो कर सके। तो डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा? दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकें। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकते हैं तो उसे आप कंडक्टर का नाम देते हैं। बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी को ही आप किसके अंदर फ्लो करा सकते हैं? कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है और करंट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। आगे कह रहा है ऑल द मेटल्स, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं और ये कंडक्टर्स कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कंडक्टर के नाम से जानते हैं। द मेटल के बने हुए जितने भी एलॉयज हैं, जैसे कि निक्रोम, ये एलॉयज हैं, दो मेटल से मिलकर बनाए जाते हैं। मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, विच आर यूज फॉर मेकिंग हीटिंग ऑफ एलिमेंट्स। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग पर्पस के लिए। जैसे आप अपने घरों में गीजर वगैरह का यूज करते हैं
है ना, आयरन वगैरह का यूज करते हैं, तो वहां पर आप लोग को मेटल्स के एलॉयज का यूज करना है, क्योंकि इनका काम ही हीट प्रोड्यूस कराना है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग हीट प्रोड्यूस कराते हैं, वहां पर मेटल्स के एलॉयज का यूज किया जाता है। आर ऑल्सो कंडक्टर, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी कंडक्टर है, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं करते, तो फिर इसके अंदर करंट ही फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तो फिर एलिमेंट हीट भी नहीं करेगा। इसीलिए इनको भी हम कंडक्टर ही कहते हैं। बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कंडक्टिविटी होती है वो प्योर मेटल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होती है, बट ये भी कंडक्टर कहे जाते हैं। एक नॉन मेटल आपने सुना होगा कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन के मैंने बताया भी होगा शायद, कार्बन के नॉर्मली 3 रूप होते हैं, आपने सुना है। पहला वाला होता है डायमंड, दूसरा होता है जी ग्रेफाइट। तो यहां पर कार्बन के लिए जो ग्रेफाइट है मेरे पास, ग्रेफाइट वो भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर कहलाता है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, अगर कार्बन की फॉर्मेशन ग्रेफाइट के तौर पर है तो वो भी कंडक्टर कहलाएगा। और ह्यूमन बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बॉडी इज फेयरली गुड कंडक्टर्स, आपकी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर्स कही जाती है। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है, कोई भी इशू या दिक्कत तो नहीं है अभी तक? किसी को कोई हैंड रेस करके कोई बात कहनी हो तो वो कह सकता है अपनी बात को, मैं उसकी बात को सुनूंगा और वो क्या कहना चाह रहा है उसका भी जवाब दिया जाएगा। अभी तक समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए मूव करें आगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, जैसे यहां पर आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि कंडक्टर्स अलाउ द एनर्जी, कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को अलाउ कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा ये, ठीक है। तो कंडक्टर्स अलाउज द एनर्जी टू पास थ्रू इट। स्टील, जैसे आपने यहां पर करा, बैटरी के साथ क्या लगा दिया, इस की को फिट कर दिया, तो ये जो की आप देख रहे हैं ये स्टील की बनी हुई है नहीं? तो ये भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपने उस सर्किट डायग्राम के अंदर वुड, लकड़ी का टुकड़ा लगाया है, ये क्या है, वुड है, ये एक वुड है। तो वुड में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, यानी चार्जेस फ्लो नहीं करते, इसलिए यहां पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो आपके पास गोल्ड, सिल्वर, सी वाटर, कॉपर, देखो यहाँ सी वाटर पे बोला गया है क्योंकि उसके अंदर अमूमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। और यहां पर आपके आ गए सारे के सारे इंसुलेटर्स, इंसुलेटर में ग्लास, रबड़, प्लास्टिक बॉटल, ऑयल वगैरह, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है, जिसके अंदर साफ बोल रहा है यहां पर कि जिस इलेक्ट्रिसिटी की आप यहां पर बात कर रहे हो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि ग्लास रोड, एबोनाई रोड और आपने कॉम्ब पढ़ा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज पैदा होता है वो चार्ज स्टेशनरी होता है। वो चार्ज कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, वो चार्ज मोशन में नहीं होता। अगर वो चार्ज मोशन में नहीं है तो वो कैसा है, स्टैटिक है, इसीलिए इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बादल जब गरजते हैं तो बिजली का चमकना पाया गया, तो ये भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर एग्जांपल भी लिखूं मैं, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट। यहां पर जो चार्जेस है वो मोशन में नहीं आते, वो हमेशा रेस्ट पर रहते हैं और स्टेशनरी रहते हैं। दे डू नॉट मूव, वो एनी हाउ मूव ही नहीं कर सकते, वो हमारे लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड, अभी बताया पीछे, रब्ड विद ए सिल्क क्लोथ, एंड चार्ज एक्वायर्ड बाय ए एबोनाइड रोड रब्ड विद ए वूलन क्लोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। यहां पर जो चार्ज पैदा होता है वो पॉजिटिव होता है और इस केस में जो चार्ज पैदा होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन ये चार्ज हमेशा रेस्ट में रहते हैं, कभी भी मोशन में नहीं आते, इसीलिए ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल एक और लिखा हुआ है, द लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के दिनों में जो आप लाइटनिंग देखते हैं, उस रेनी सीजन में लाइटनिंग का होना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसा कि ये डायग्राम भी आप लोगों को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके की है। अमूमन हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट्स डिटेल में नहीं पढ़ते, और हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है एक्चुअल में, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस
आर इन मोशन। यहाँ पर जो चार्ज हैं वो हमेशा मूव करते हैं, मोशन में वो होते हैं। अगर चार्ज मूव करेंगे तो चार्ज के मूव करने से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। यानी किसी भी मेटल के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं या चार्ज मूव कर रहे हैं तो चार्ज के मूवमेंट करने से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इट मींस चार्ज मूव कर रहे हैं। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आप घरों में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इंडस्ट्रीज वगैरह में जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आप इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, एक ही बात है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को जो शुरुआत करनी है, वी विल डिस्कस ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी। खासतौर से मुझे जो यहाँ पर पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल पढ़नी है। तो वेयर वी टॉक इलेक्ट्रिसिटी इन दिस डिस्कशन इट विल एक्चुअली मीन करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का नाम ले रहा हूं बार बार तो उसका मतलब ये है कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही नाम ले रहा हूं। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक जो एक्चुअल शुरू हो रहा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके काफी 2 एग्जाम्पल मैंने आगे दिए हैं, उस एग्जाम्पल से ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, पहले वो समझते हैं। कहता है व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि ये वायर है और यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ कुछ फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। तो कहता है स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसके आसपास कहीं पर आप कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो कहता है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, तो आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो जब चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? वर्क हैज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्यों? क्योंकि या तो हो सकता है कि ये चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर ये हो सकता है ये चार्ज इससे दूर जा रहे हो, रिपल्शन कर रहे हो। तो दोनों ही केसेस में चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव करेगा तो चार्ज के मूव करने को बोलेंगे कि आप काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। अगर वर्क हो रहा है तो यानी करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो जब ही करेगा जब चार्ज मूव करेंगे। आपने यहां पर भी बोला कि प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब चार्ज फ्लो करते हैं या चार्ज मूव करते हैं। अगर यहां पर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के पास में रखे हुए चार्जेस या तो अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर रिपल हो सकते हैं, और अट्रैक्ट और रिपल होने के लिए उसके अंदर मोशन होगा। अगर उसके अंदर मोशन हुआ तो आप कहते हैं काम हुआ। तो यहां पर बोला है work has to be done on the positive test charge to move it against this force of repulsion. The electric potential at a point in an electric field is defined as the work. तो यहां पर क्या हुआ? यहां से मूवमेंट हुआ। अगर मूवमेंट हो रहा है तो आपको किस चीज की डेफिनेशन मिल रही है? वर्क की, यानी काम हो रहा है। यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस वायर के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इस फील्ड के अंदर आसपास अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उसके अंदर मोशन हो रहा है तो वहां पर आपको वर्क देखने को मिलेगा। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हो सकता है कि वो इस ओर मूव कर रहा हो या फिर इस ओर मूव कर रहा हो, तो किसी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जा रहा हो या फिर पॉइंट से इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो यहां पर आपको वर्क देखने को मिलेगा। तो इसी वर्क को समझाया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, इसी को डेफिनेशन के तौर पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पर यूनिट चार्ज, जितना भी चार्ज आपने उसके अंदर लगाया है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज लग रहा है और उस चार्ज को लगने के लिए कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव कर रहे हैं, यानी कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज काम कर रहे हैं। अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमारी और समझ में आएगा। कहता है ये दूसरा एक पॉइंट लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 एग्जाम्पल इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। यहां पर भी एक लाइन लिखी हुई है, वाटर इज एग्जैक्ट द सेम लेवल इन बोथ टैंक सो वाटर विल नॉट फ्लो। अगर इन दोनों ही टैंक में आप वाटर का लेवल देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम है,
तो वाटर ना तो इस टैंक से इस टैंक में फ्लो करेगा, ना ही टैंक बी से टैंक ए में फ्लो करेगा। कहता है द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आप दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पता लगाना चाहते हो तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में उनका डिफरेंस पता लगाइए। लेकिन जब आप यहां पर टैंक ए और टैंक बी को देख रहे हैं तो यहां पर इनके बीच में कोई डिफरेंस तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो दोनों इक्वल पोजीशन पर है, इक्वल हाइट तक ये फिलअप हो रखे हैं, तो यहां तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा, निकाल ही नहीं सकते हम लोग। तो कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। कहता है अगर आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, अगर मैं इसी एग्जांपल को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप ये देखेंगे कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ काम हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कुछ चार्ज मूव कर रहे हैं, यहां से यहां तक कुछ चार्ज मूव कर रहे हैं, लिखा हुआ है यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर कुछ चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, वर्क होगा। और अभी हमने पीछे कहा कि अगर काम होता है तो काम तभी हो सकता है जब उनके बीच का पीडी हमें मालूम होगा। क्या मालूम होगा, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होगा। जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, कहता है इसको समझिए, इफ वी जॉइन टू हॉट बॉडीज हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। हमेशा अगर कोई बॉडी ज़्यादा हीट कर रखी है और एक बॉडी कम हीट हो रखी है तो हमेशा हीट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है, करती नहीं करती। एंड द फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। और वो हीट तब तक फ्लो करती रहेगी लगातार जब तक उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जैसे इस वाटर टैंक को देखिए, इस टैंक बी में जो वाटर है वो कम है और टैंक ए में जो वाटर है वो ज़्यादा है, तो इस टैंक ए का वाटर टैंक बी में तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों टैंक का वाटर इक्वल नहीं हो जाता। तो यानी आप देख रहे हैं टैंक ए से टैंक बी में जो वाटर फ्लो कर रहा है तो ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का इक्वल नहीं हो जाता। सेम उसी तरीके से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्जेस फ्लो करेंगे जब तक दोनों तरफ इक्वल चार्जेस नहीं हो जाते। तो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्जेस फ्लो करेंगे तो कुछ वर्क होगा, समझ में आ रही ना। और वर्क होगा तो किसके फ्लो करने से होगा, चार्जेस के फ्लो करने से होगा। तो आपको यहां पर आगे पेज पे मुझे यही दिखाना है कि जब वर्क होता है चार्जेस के फ्लो करने से। तो यहां पर आपने देखा कि जिस पीडी की मैं बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, उसे मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं, वोल्ट कह सकता हूं। वोल्ट कहां से निकला है, वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज। तो आपका काम हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, अभी मैंने बोला कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो जब चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या करेगा, वहां पर वर्क होगा। और वर्क किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज फ्लो करने की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको पता लगाना है कि ए और बी के बीच में पीडी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कि वोल्टेज कितने हैं, तो आपने कितना वर्क करा उसे आप ऊपर रख दीजिए और अमाउंट ऑफ चार्ज, और उस काम को करने के लिए कितने चार्ज फ्लो करे उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप अपने वर्क को अपने चार्ज से डिवाइड करते हो तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो जाता है। इसी चीज को मैंने यहां पर समझाया, अगर आप देखेंगे दोबारा से, यही मैंने समझाया कि अगर टैंक ए से टैंक बी में जा रहे हैं हम लोग, तो टैंक ए से टैंक बी में जब तक वाटर फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। सेम उसी तरीके से ए से बी तक, जो भी मैंने पीछे बताया, ए से बी तक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो काम क्या होगा, ए से बी का काम कहलाएगा कि कितना चार्जेस फ्लो किया। यहां तक टॉपिक समझ में आ गया क्या सभी लोगों को, कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। चलिए ठीक है, मूव करता हूं आगे। जैसे यहां पर और भी एग्जांपल हैं, आप देखिए कि ए पॉइंट पर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 8 वोल्ट हैं और बी पॉइंट पर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 5 वोल्ट हैं। तो हम कह रहे हैं कि ए से बी तक के बीच में कितने वोल्टेज हैं, तो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी मैंने बताया हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच को माइनस किया जाएगा। तो अगर मैं 8 वोल्ट में से 5 वोल्ट को माइनस करूंगा तो V यानी वोल्टेज ए से बी के बीच में कितने वोल्टेज कहलाएंगे, 3 वोल्ट कहलाएंगे।
सेम यहां पर देखिए आप, ए पॉइंट पर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 6 वोल्ट है, बी पॉइंट पर जो वोल्टेज है -2 वोल्ट है, और जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस निकालने के लिए 6 माइनस और माइनस का 2 करूंगा तो 6 + 2 यानी आंसर कितना आएगा 8 वोल्ट। इसलिए ए और बी के बीच में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 8 वोल्ट आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल आपको जरूर समझ में आएगा। सेम उसी तरीके से यहां पर ए में 3 वोल्ट है और बी में भी 3 वोल्ट है, यहां 3 पॉजिटिव है और बी पर 3 नेगेटिव वोल्टेज है, तो दोनों के ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हो, वो काम कितना होगा, उन दोनों का जो वर्क निकालेंगे तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3 माइनस और माइनस का 3, इसका मतलब कितना हो गया 6 वोल्ट हो गए। तो बी वोल्टेज ए से बी के बीच में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 6 वोल्ट आ रहे हैं, यानी इस कंडक्टर में यहां से लेके यहां तक जो वोल्टेज है वो 6 वोल्टेज है। इस कंडक्टर में ए से बी तक जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 8 वोल्ट आ रहे हैं, और यहां पर ए से बी तक जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 3 वोल्ट आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप इस लाइन को भी देखिए कि ये 0 वोल्ट को लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये जो लाइन शो हो रही है ये 0 वोल्ट मार्क है। अब आपने देखा कि 0 से अबव कितना है, यहां पर 8 वोल्ट है, और यहां पर 0 से अबव कितना है 5 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसी को तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो डिफरेंस कितना है, यहां से लेकर 8 है और ये यहां से लेकर 5 है, तो 8 और 5 के बीच के जो वोल्टेज का डिफरेंस रह गया वो कितना रह गया 3 वोल्ट रह गया। मैंने इस डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। बताइए क्लियर हो गया यहां तक। सेम इस डायग्राम को भी देखिए आप लोग, इस वाले को, यहां पर ए में यानी 0 से अबव कितना है 6 वोल्टेज है, और यहां पर 0 से बिलो कितना है -2, तो ए और बी के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 वोल्ट का आ रहा है। सेम यही एग्जांपल तीसरा भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, यहां पर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जब भी किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आपको पीडी निकालना है, तो पीडी निकालने का फॉर्मूला जो है वो कितना आपने काम करा यानी W वर्क, और कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव करा। यदि हम अपने काम को अपने क्वांटिटी ऑफ चार्ज से मूव कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने पीडी आ रहे हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, समझ में आए। अब ये W और यहां पर लिखा हुआ है E, इन दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ये जो काम है इसी को मैंने पहले बताया था ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो याद आ रहा होगा ना, ये एक्चुअल में क्या है आपके लिए एनर्जी है, और जो आप एनर्जी बोलते हैं वही आपके लिए क्या कहलाता है, वही वर्क कहलाता है। क्योंकि जो काम है वो काम तभी हो सकता है जब आप उस पर एनर्जी लगाओगे, जितनी आप एनर्जी को खर्च करोगे उतना ही आप उससे वर्क ले सकते हो। तो V बराबर E/Q या V बराबर W/Q को भी हम बोल सकते हैं। V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, W का मतलब वर्क डन है, E फॉर एनर्जी, Q माने चार्ज, कितने चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। आगे यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वोल्टामीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस, वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये रेजिस्टेंस क्या है आगे आपको समझाया जाएगा इसके बारे में। सो दैट इट टेक नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, इसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये सर्किट के अंदर नेग्लिजिबल करंट को फ्लो करता है। और आप किसी भी कंडक्टर के अंदर ये पता लगाना चाहते हो कि उसके अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो उस कंडक्टर में वोल्टेज का पता लगाने के लिए वोल्टामीटर को पैरेलल लगाना पड़ता है। अगर आप वोल्टामीटर को कंडक्टर के पैरेलल लगाएंगे तभी आप उस कंडक्टर के पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कितने वोल्टेज आ रहे हैं ये निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ए और बी के बीच के जो भी वोल्टेज है, जो भी पीडी है, उसे निकालने का तरीका समझाया, उसे निकालने का एक फॉर्मूला समझा दिया। और इसी तरीके से अगर आप ए से बी के बीच में कितने वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं उसे समझना चाहते हैं तो वोल्टामीटर की सहायता से आप उसको लगा सकते हैं। तो पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टामीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमेशा वोल्टामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पीडी इज मेजर्ड। अगर आपको ए से बी का पीडी मेजर करना है तो आपको इसको उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पैरेलल ही लगाना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पीडी का टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप किस तरीके से पीडी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, मूव करें आगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अभी अभी मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में कहा था कि आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं बोलूं, मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाएगा कि चार्ज
ऑफ, थोड़ा सा राइटिंग दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, पहली बार लिख रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 और 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है 1 कूलाम ऑफ चार्ज में। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको ये पता लगाना है। अभी अभी मैंने बताया था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलाम में कितने होंगे? तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम लोग इसको, इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप यहाँ से डेसिमल को हटाइए और ऊपर 10 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻+19 और नीचे हो गया यहाँ पर 16। अब आप यहाँ पर 10 को डिवाइड कीजिए सीधे सीधे, किससे? 16 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 16 8 जा 16 6 जा 96, यहाँ कितना बचा? 4, फिर आपने 0 बढ़ा लिया, 16 2 जा 36, फिर यहाँ पर कितना बच गया? 32, अब यहाँ पर बच गया 8, फिर 0 बढ़ा लिया, 16 5 जा 80। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इससे ये साफ पता चलेगा कि आपका आंसर आया 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक डेसिमल आगे मूव करेगा, जैसे ही एक डेसिमल आगे मूव करता है यहाँ से पावर कम हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स कम होंगी और डेसिमल राइट साइड मूव करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया कि ये बात पीछे मैंने बताई थी कि एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो शायद मैंने पीछे यहां पर बताया था, देखिए ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इज इक्विवेलेंट टू द, यानी कूलाम, एक कूलाम चार्ज यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बोला ना यूनिट का मतलब ही एक होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम, यानी एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये अभी आपके सामने यहां पर निकाल के बताया। आ गया पहला क्वेश्चन समझ में? आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं लग रही है? चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन कहता है हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से? आपसे वर्क पूछ रहा है, कहता है कितना वर्क हो रहा है। चार्ज ऑफ 2 कूलाम, यानी चार्ज कितना है आपके पास? 2 कूलाम चार्ज है, तो यानी चार्ज की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, जो मेरे पास चार्ज है वो चार्ज 2 कूलाम है। फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। अब यहां पर आपको पीडी निकालना है। पीडी मैंने निकालने के लिए बताया था कि आप क्या करेंगे, बड़े वाले वोल्टेज में से 118 वोल्ट को माइनस करेंगे तो आपका पीडी कितना हो गया? 10 वोल्ट। इसका मतलब साफ हुआ कि ये एक वायर है और यहां से ए और बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट पर आपको 128 वोल्ट है और बी पॉइंट पर 118 वोल्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ए से बी के बीच में वोल्टेज कितने आ रहे हैं, और उसी पीडी को पता लगाने के लिए मैंने यहाँ बताया कि हाइयर माइनर लोअर कर, लोवेस्ट कर दीजिए, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो आपके पीडी कितने हो गए इसके अंदर? पीडी हो गए 10 वोल्ट। पीडी समझ में आ गया? अब आपको क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला बताया V बराबर W/Q, और W बराबर निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए V इंटू क्वान्टिटी ऑफ चार्ज मूव, और वैल्यू V की 10 हो गई और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव 10 हो गया। 10 2 20 जूल, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि वर्क हो या फिर एनर्जी हो, इसकी यूनिट जूल्स होती है। तो सबकी एसआई यूनिट जरूर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कितना काम हो रहा है यहाँ पर? 20 जूल्स वर्क हुआ। इससे साफ क्लियर हो गया कि अगर 2 कूलाम चार्ज मूव करते हैं 180 वोल्ट से 128 वोल्ट तक, तो उस वायर के अंदर कितना काम होगा? 20 जूल वर्क कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मूव करें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाउ मच एनर्जी, यहां पर भी एनर्जी पूछ रहा है, और एनर्जी के लिए भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप V बराबर E बाई क्यू का फार्मूला यूज कर सकते हैं। इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलाम यानी अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज आपके पास कितना है, 1 कूलाम है, और वोल्टेज कितना है, यानी वोल्टेज यानी पीडी, उसे आप क्या बोल सकते हो, पीडी। वोल्टेज, वोल्टेज कितना है आपके पास, 6 वोल्ट है। तो चार्ज हो गया 1 कूलाम, वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट। आपको क्या निकालना है, वर्क डन यानी एनर्जी, तो W बाई क्यू बोल सकते हैं, W की जगह आप E भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी E बराबर V इंटू क्यू, वोल्टेज हो गए 6 और क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया 1। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 6 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो 4-5 टॉपिक पढ़े थे, लास्ट में हम लोगों ने टॉपिक जो खत्म करा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर लास्ट किया है। अगर किसी को यहाँ पर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, तो वो बोल दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको ज़रूर बताना, और मुझे इस क्लास के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, और वो सारी चीज़ें ज़रूर मुझे क्लियर करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे ज़िया क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ज़िया ऑनलाइन क्लासेस नाम से, और तुरंत अपने डेमो को बुक करा सकते हैं। आपको 7 डेज कम से कम फ्री डेमो दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।